हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और विजन में है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स की नई सीरीज, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सप्ताह भर की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले जो भी हमें हमारे नए व्यूअर्स हैं वो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। चलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय बंगा का 5 वर्षीय कार्यकाल 2 जून 2023 से शुरू होगा। बंगा डेविड मलपास का स्थान लेने के लिए एकमात्र दावेदार थे। उन्हें फरवरी 2023 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इस पद के लिए नामित किया गया था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि 2023 में हुई हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं सिद्धार्थ मोहंती। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं रजनीश कर्नाटक। अंडमान और निकोबार कमांडर इन चीफ वो बने हैं एयर मार्शल साजू बालकृष्णन। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति टी एस शिवगणनम। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं रणधीर ठाकुर। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण सिन्हा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एंड सीईओ बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। तो ये हैं 2023 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने रोजगार के इच्छुक युवाओं का सपना साकार करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को तैयार करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसकी सही उत्तर है 161वां। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया। यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें 180 देश शामिल हैं और 180 देशों के इस सूचकांक में 36.62 अंक के साथ 162वें स्थान पर भारत रहा है। वर्ष 2022 में भारत की स्थिति 150वीं थी। टॉप 3 शीर्ष देश हैं नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। टॉप 3 अगर निचले देशों की बात की जाए तो ये हैं वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का 180वां स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो श्रीलंका 135वां, पाकिस्तान 150वां और बांग्लादेश 163वें स्थान पर है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक देख लेते हैं जो कि 2023 में जारी किए गए हैं। पहला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, जिसमें कि भारत का स्थान 108वां है और 2022 में 100वां था। पहला स्थान डेनमार्क का रहा है और यह रिपोर्ट वी डैम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, भारत का स्थान 42वां रहा है। इसमें पहला स्थान अमेरिका का रहा है। यह रिपोर्ट यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2023, इसमें भारत का स्थान 126वां रहा है। पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है और इसके यहाँ SDSN जो कि यूएसए में स्थित है के द्वारा जारी की जाती है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें भारत का स्थान 85वीं रहा है और पहले स्थान पर जापान है। इस रिपोर्ट ये जारी करता है हैनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहां शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दुबई। ग्लोबल शतरंज लीग GCL ने दुबई को विश्व की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग के उद्घाटन संस्करण के रूप में घोषित किया है। लीग फिडे और टेक महिंद्रा के बीच एक संयुक्त उद्यम है और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। फेडरेशन इंटरनेशनले डेस HX के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। कुछ देख लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। तो यह पश्चिम एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है। यहाँ की आधिकारिक भाषा
अरबी है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं और यहाँ के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जायद अल नहयान हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वेक फिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आयुष्मान खुराना। तो वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को वेकफिट.co के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। अभिनेता नींद के स्वास्थ्य और आधुनिक संदर्भ में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में भी ब्रांड की मदद करेंगे। वेकफिट.co के निदेशक और सह संस्थापक चैतन्य रामलिंगा गौड़ा हैं। तो ये हैं आयुष्मान खुराना जो कि वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 2023 के कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जान लेते हैं। तो वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। केबीएम स्पाइसेस के हैं परिणीति चोपड़ा। स्टार स्पोर्ट्स के रणबीर सिंह। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा। पूमा इंडिया के हैं हरमनप्रीत कौर और लक्जर के हैं विराट कोहली। HCBC इंडिया के हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आशुतोष दीक्षित। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। वे पिछले 23 साल से वायुसेना को अपनी सेवा दे रहे हैं। आशुतोष दीक्षित ने अब तक 20 से ज़्यादा किस्म के विमानों को उड़ाया है। उन्हें मिग-21, मिग-29 और मिराज 2000 जैसे विभिन्न प्रकार के विमानों को उड़ाने का अनुभव है। 26 जनवरी 2006 में दीक्षित को वायुसेना पदक से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। यह सशस्त्र सेना का एक अंग है जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसके प्रमुख अभी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम है। वायुसेना दिवस प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1950 से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना है? तो यह है वायनाड जो कि केरल में स्थित है। स्वच्छ भारत मिशन की 3 स्टार कैटेगरी में ओडीएफ प्लस रैंकिंग में वायनाड को पहला स्थान हासिल हुआ है जो कि केरल का एक जिला है। वायनाड को इस रैंकिंग में 100 अंक हासिल हुए और महाराष्ट्र के मंचेरियाल को 90.45 अंक और मध्य प्रदेश के अनूपपुर को 88.97 अंक प्राप्त हुए। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त। यह स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसकी राजकीय भाषा मलयालम है और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। इसके वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और इसकी राज्य सीमाएं तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती हैं। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र यानी IAF हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ किया गया है। यह भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र है और विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका को दर्शाता है, जिसमें 1965, 1971 और कारगिल युद्ध और बालाकोट हवाई हमले को भित्ति चित्रों और यादगार के माध्यम से दर्शाया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक किस जगह हुई? तो यह बैठक गोवा में आयोजित की गई। यह मीटिंग 6 मई 2023 को गोवा में आयोजित हुई। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई। जुलाई 3-4 2023 को एससीओ शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजित होगा। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर एससीओ है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं एससीओ के बारे में यानी कि संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो एससीओ की स्थापना 2001 में हुई।
इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसके महासचिव झांग मिंग हैं जो कि चीन से हैं। इसके सदस्यों की संख्या 9 है। 9वां सदस्य ईरान है। शुरुआत में एससीओ में 6 सदस्य थे। एससीओ में भारत 2017 में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका उत्तर है 7 मई। तो 7 मई 2023 को देश भर में अपनी सभी टुकड़ियों में अपना 64वां स्थापना दिवस बीआरओ के द्वारा मनाया गया। इसका उद्देश्य भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्व राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। यह 53,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के लिए जिम्मेदार है। यह अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे मित्र देशों में सड़क निर्माण करके पड़ोसी क्षेत्रों में भारत के रणनीतिक उद्देश्यों में योगदान देता है। इसके अलावा कुछ जान लेते हैं बीआरओ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बीआरओ भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय है। बीआरओ का आदर्श वाक्य वी विल ईदर फाइंड अ वे और मेक वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो ऑपरेशन मर्यादा का उद्देश्य उत्तराखंड में तीर्थ और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना है। धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। पर्यटन स्थलों को प्रदूषित करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत गंगा घाटों पर 10 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत द्वारा कुल 3 पदक जीते गए। भारोत्तोलन में भारतीय भारोत्तोलकों ने 8 मई को 3 रजत पदक के साथ दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 समाप्त की। बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में 2 रजत पदक जीते। अजित नारायण और अंचिता सेओली ने पुरुष के 73 वर्ग में प्रतिस्पर्धा की, किंतु भारत के लिए पदक जीतने में कामयाब नहीं रहे। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में 6ठे स्थान पर रही थी। तो इसमें जो पदक विजेता हैं वो हैं बिंदिया रानी देवी, जिन्होंने महिला के 55 किलोग्राम वर्ग में ओवरऑल में रजत पदक जीता। बिंदिया रानी देवी महिला के 55 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में रजत पदक जीता। और जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुष के 67 किलोग्राम वर्ग में स्नेच में रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार टाइम कवरेज की किस प्रेस संस्था को पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एसोसिएटेड प्रेस। 2023 पुलित्जर पुरस्कार एसोसिएटेड प्रेस फॉर पब्लिक सर्विस को मारियोपोल के घिरे यूक्रेनी शहर की युद्धकालीन कवरेज के लिए प्रदान किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपनी कहानियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता। पुलित्जर पुरस्कारों की शुरुआत हंगरी अमेरिका पत्रकार जोसेफ पुलित्जर ने की थी। यह पुरस्कार पत्रकारिता में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार को पहली बार 1917 में प्रदान किया गया था। इसके अलावा 2023 में पत्रकारिता में जो पुलित्जर पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पब्लिक सर्विस, इसको मिला है एसोसिएटेड प्रेस, ये मिला है एसोसिएटेड प्रेस को। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, ये मिला है लॉस एंजलिस टाइम्स के कर्मचारी को। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, ये मिला है द वॉल स्ट्रीट जर्नल के कर्मचारी को। एक्सप्लानेटरी रिपोर्टिंग, ये मिला है अटलांटिक के कैटलिन डिकर्सन को। लोकल रिपोर्टिंग, ये मिला है मिसिसिपी टुडे के अन्ना वोल्फ और रिजलैंड को और मिस को। नेशनल रिपोर्टिंग, यह मिला है द वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर को। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, यह मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो कि 2023 में आयोजित किया जाएगा के शुभंकर का नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर है जीतू बारासिंगा। तो 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के शुभंकर का नाम जीतू बारासिंगा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में 25 मई से शुरू होकर 3 जून 2023 तक होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसके शुभंकर लोगो, मसाल और गान को लॉन्च किया। इसमें देश भर से 4000 एथलीट सहित 7500 लोग हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया गान की जो थीम है वो है हर दिल में देश। अब कुछ अन्य खेल देख लेते हैं जिनके शुभंकर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाएगा, इसका जो शुभंकर है वो तनुजी है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2023 जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए, उनका जो शुभंकर है वो है पेरी। 22वें फीफा विश्व कप 2022 जो कि कतर में आयोजित हुए, इसके शुभंकर का नाम है लाएब। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 जो कि गुजरात भारत में आयोजित हुए, इसका शुभंकर है सावज यानी कि एशियाई शेर। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश में आयोजित हुए, इसका शुभंकर है आशा। एशियन पैरा खेल 2022 जो कि हांगझू चीन में आयोजित हुए, इसका शुभंकर है फेई फेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान का नाम मोचा किस देश ने रखा है? तो इसका सही उत्तर है यमन। तो भारत मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मोचा समुद्र का मुख्य पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में होगा। दोनों राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है और इस चक्रवात का नाम मोचा यमन के द्वारा रखा गया। यह नाम लाल सागर तट पर स्थित यमनी शहर मोचा यानी कि मोखा के नाम से प्रेरित है। जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफान उठता है। इसके अलावा दुनिया के कुछ अलग अलग नामों से फेमस चक्रवातों के बारे में देख लेते हैं। तो हरिकेन जो कि कैरिबियन सी में आता है, टाइफून जो कि चाइना सी में आता है, हेरिकेन या टॉर्नेडो जो कि अमेरिका में है, ट्रॉपिकल साइक्लोन देश ये हिंद महासागर में आता है, बगोइया ये फिलीपींस में आता है, विली विलिंज नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है और टाइफू ये जापान में आता है। तो ये थे दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण चक्रवातों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार समरेश मजुमदार का निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध पश्चिम बंगाल से था। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बंगाली साहित्यकार समरेश मजुमदार का सोमवार शाम पश्चिम बंगाल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। लेखक कवि के नाम असंख्य सम्मान हैं जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल है, जिसे उन्होंने 1984 में कल बेला के लिए जीता था। 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बंग विभूषण से भी सम्मानित किया था। कुछ चर्चित व्यक्तियों के निधन के बारे में भी जान लेते हैं। नीलमणि फूकन जो कि एक कवि थे, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, मिर्जा गालिब मशहूर उर्दू शायर, A.D. दामोदरन एक परमाणु वैज्ञानिक थे, सुमित्रा सेन एक गायिका थी, वॉटर कन्निंगम अंतरिक्ष यात्री, के विश्वनाथ तेलुगु फिल्म निर्देशक और अभिनेता, तिरुमलेश कन्नड़ मशहूर लेखक, डॉक्टर एस गोपाल कृष्णन जो कि एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपनी पुस्तक माई लाइफ इज ए कॉमरेड लिखी है? तो इसका सही उत्तर है के सेल्जा। तो के सेल्जा द्वारा माई लाइफ इज ए कॉमरेड नामक पुस्तक लिखी गई है। तो भारतीय राजनेता और केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सेल्जा की आत्मकथा माई लाइफ इज ए कॉमरेड केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा लॉन्च की गई। पुस्तक कोच्चि बीएनएल फाउंडेशन की पूर्व सीईओ और पत्रकार मंजू सारा राजन के साथ मिलकर लिखी गई है। पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है और सह लेखक मंजू सारा राजन है। इसके अलावा कुछ नवीनतम पुस्तक एवं उनके लेखकों के बारे में जान लेते हैं। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, तो यह लिखी गई है अमिताभ कांत द्वारा। स्मोक एंड एसेज, इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, तो ये लिखी गई है बोरिया मजुमदार द्वारा। अरिसेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज, यह लिखी गई है आशीष कुंद्रा के द्वारा।
अ नेशनल टू प्रोटेक्ट, यह लिखी गई है प्रियम गांधी मोदी द्वारा। द मिलेनियल योगी, तो यह लिखी गई है दीपम चटर्जी द्वारा। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन, यह लिखी गई है अश्वनी फर्नांडिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बाद लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की गई है? तो इसका उत्तर है राजस्थान में। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहे जम्मू कश्मीर, जहाँ की लिथियम के भंडार पाए गए हैं, तो उसके बाद एक बार पुनः राजस्थान में फिर से लिथियम के भंडारों की खोज की गई है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी के बाद लिथियम भंडार अब राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना नगर पालिका में भी पाए गए हैं। लिथियम के लिए भारत पूरी तरह से विदेश से मिलने वाली सप्लाई पर निर्भर है। देश का पहला रिजर्व फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में मिला और लिथियम भंडार के मामले में भारत से आगे बोलीविया, अर्जेंटीना, अमेरिका, चिली, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। हाल ही में भारत का लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो इसका सही उत्तर है असम। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की प्रगति की समीक्षा की है। पार्क को सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। पार्क को सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। इसे ब्रह्मपुत्र के साथ 317 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा असम की कुछ महत्वपूर्ण घटना चक्रों को जान लेते हैं। तो गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है, जो कि असम में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने असम पुलिस को राष्ट्रपति का रंग यानी प्रतीक चिन्ह प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी कि आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया के लाबोआन बाजो में 10 से 11 मई को आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक विकास के पीछे केंद्र और प्रेषक शक्ति बनाने के लिए ब्लॉक की शाखाओं और प्रयासों को प्रदर्शित करना है। आसियान की थीम थी आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। कुछ तथ्य जान लेते हैं आसियान के बारे में। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। अध्यक्ष इसके अभी लिम जोक होई हैं और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 11वें सदस्य के रूप में पूर्वी तिमोर द्वारा इसकी सदस्यता ली गई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 8 मई। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसे रेड क्रिसेंट के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। यह पहली बार 1948 में मनाया गया था। हेनरी डुनेंट नोबेल शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भी हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 की जो थीम थी वो है एवरीथिंग वी डू टू कम फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी कि स्टार्ट नाम का यह कार्यक्रम एक प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। स्टार्ट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय छात्राओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पेशेवर बनाने में मदद करना है। तो इसरो के द्वारा
स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं इसरो के बारे में, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं वो थे विक्रम साराभाई। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथन हैं, जो कि 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया और इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण भी ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को। तो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में सम्मानित विजेताओं में लियोनेल मेसी, सेली एन फ्रेजर प्रीस और कार्लोस अल्कराज शामिल हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के 24वें संस्करण का प्रतीक है। सेली एन फ्रेजर प्रीस जमैका ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 जीता। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 के मुख्य विजेताओं के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये मिला है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये मिला है सेली एन फ्रेजर प्रीस, जो कि जमैका के हैं। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर ये मिला है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर ये मिला अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम को। और वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर ये मिला है क्रिश्चियन एरिक्सन, जो कि डेनमार्क के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलने का अधिकार यानी राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। तो पंजाब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI सहित सभी सड़क स्वामित्व एजेंसियों के लिए सड़क के सभी विस्तार और नए निर्माण में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करना अनिवार्य करके चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI का गोल्ड रिजर्व बढ़कर मार्च 2023 तक कितना हो गया है? तो इसका सही उत्तर है 794.64 मीट्रिक टन। तो रिजर्व बैंक ने बीते कुछ वर्षों में ताबड़तोड़ सोना खरीदा है। RBI के पास मार्च 2023 तक गोल्ड रिजर्व बढ़कर 794.64 मीट्रिक टन हो गया है। RBI ने इससे संबंधित रिपोर्ट विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर RBI की अर्धवार्षिक रिपोर्ट अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 जारी की। भारत ने साल 2022 में 705 टन गोल्ड का आयात किया है, वहीं चांदी का 9500 टन का आयात किया है। कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 7.81% गोल्ड के रूप में है। कुछ तथ्य जान लेते हैं RBI के बारे में। तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने किस पद के ऊपर के सभी अफसरों की एक समान यूनिफॉर्म लागू की है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिगेडियर। तो आर्मी कमांडर्स की मीटिंग में वर्दी को लेकर फैसला हुआ है। इससे पहले तक रेजिमेंट के आधार पर वर्दी होती थी, लेकिन अब ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, CDS और फील्ड मार्शल की वर्दी एक ही तरह की होगी। 1 अगस्त 2023 से एक समान वर्दी यानी कि एक समान यूनिफॉर्म का नियम लागू हो जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य एक रूपता लाना और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति को सुव्यवस्थित करना है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें कि हमने सप्ताह भर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।